चीन ने युवा गेमर्स पर सख्त नए नियम बनाए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ चल रहा है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीन के युवाओं का खेल खत्म। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो अब आप 3 घंटे से अधिक समय तक ऑनलाइन वीडियो गेम नहीं खेल सकते हैं। एक सप्ताह। नए प्रतिबंध चीन के राष्ट्रीय प्रेस और प्रकाशन प्रशासन या एनपीपीए से आते हैं। ये चीन के वीडियो गेम बाजार की देखरेख करता है। नए नियम फोन सहित किसी भी ऑनलाइन गेमिंग डिवाइस पर लागू होते हैं। आपको ये चुनने को नहीं मिलता कि आपके 3 घंटे कब है। आपको केवल शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन रात 8 से 9 बजे अधिकतम 1 घंटा प्रतिदिन मिलता है। जाहिर है, चीन के कई युवा परेशान हैं। ये नीति मानती है कि गेमिंग खराब है। चीन के ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म वीबो पर एक यूजर ने लिखा, कुछ लोगों ने पूर्ण प्रतिबंध लगाने की कमियों की ओर भी इशारा किया। ये सुझाव देते हुए कि ऐसे नियम होने चाहिए जो विभिन्न प्रकार के खेलों और विभिन्न उम्र के नाबालिगों के लिए लागू हो। क्या उम्र 7 और 17 समान है? ये एक अन्य वीबो उपयोगकर्ता ने पूछा। हाँ, चीन के कई युवा अचानक महसूस कर रहे हैं, एक सत्तावादी शासन के तहत रहना उन्हें भी प्रभावित कर सकता है। गेमिंग के लिए ये पहले प्रतिबंध नहीं है। 2019 में वापस चीन ने गेमिंग पर 90 मिनट की सीमा रखी, जिसमें रात 10 बजे कट ऑफ था। हालांकि आप सप्ताह के किसी भी दिन खेल सकते थे, प्लस सप्ताहांत और छुट्टियों पर 3 घंटे। लेकिन जाहिर है कि ये काफी सख्त नहीं था, इसलिए नए नियम है। और सरकारी शिन्हुआ के अनुसार वे सिर्फ माता पिता की इच्छा का पालन कर रहे हैं। कई माता पिता ने कहा कि किशोरों की ऑनलाइन गेम की लत ने उनकी पढ़ाई और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे कई सामाजिक समस्याएं पैदा हुई है, जिससे कई माता पिता पीड़ित हैं। सही, क्योंकि जाहिर तौर पर माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित नहीं कर सकते। बच्चों को केवल राज्य द्वारा ही पाला जा सकता है। कुल समझ में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी इसे कैसे लागू कर सकती है। खैर, कुछ साल पहले चीन ने ऑनलाइन पोस्ट के लिए रियल नेम रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता शुरू की। यह उन लोगों पर भी लागू होता है जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इसलिए गेमिंग कंपनियों को युवा गेमर्स के लिए अनुमत समय के बाहर पहुंच को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया जा रहा है। एनपीपीए ने कहा, ऑनलाइन गेम उद्यम उन उपयोगकर्ताओं को किसी भी रूप में गेम सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे जिन्होंने अपने वास्तविक नाम के साथ पंजीकरण या लॉग इन नहीं किया है। लेकिन बच्चों को अपने माता पिता के खातों का उपयोग करने से रोकने के लिए क्या है यह नए प्रतिबंधों के आसपास जाने का कोई अन्य तरीका? खैर, चीन एक निगरानी राज्य है। लोगों की निगरानी और प्रतिबंधित करना वे क्या करते हैं? टेंसेंट, एक प्रमुख चीनी टेक कंपनी जो बहुत सारे गेम बनाती है, ने कहा, 2017 से टेंसेंट ने नाबालिगों की सुरक्षा के लिए विभिन्न नई तकनीकों और कार्यों को खोजा और लागू किया है। यह जारी रहेगा क्योंकि टेंसेंट चीनी अधिकारियों की नवीनतम आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करता है और सक्रिय रूप से लागू करता है। हाल ही में टेंसेंट के अध्यक्ष मार्टिन लाओ ने कहा, बहुत सारे नए नियम आने वाले हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम अनुपालन कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी चीन के युवाओं की निगरानी में बहुत दिलचस्पी ले रही है। आप जानते हैं, उनके अपने भले के लिए। आखिरकार, ये चीनी छात्र ही थे जिन्होंने 1989 के तियानमेन में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों में हिंसक रूप से पार्टी को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। गरीब, भारी हथियारों से लैस सैनिकों को देश को बचाने के लिए वापस लड़ने के लिए मजबूर करना। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने देशभक्ति की शिक्षा को एक बड़ा धक्का दिया और हाल ही में ये ओवरड्राइव में जा रहा है। चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दर्शन को स्कूली पाठ्य पुस्तकों में जोड़ा जा रहा है। हाई स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण मिलता है। विदेशों में शिक्षकों के साथ निजी ऑनलाइन ट्यूटरिंग पर भारी कार्रवाई हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि चीन के युवा पार्टी की शर्तों के अलावा बाहरी दुनिया से जुड़े, और ऑनलाइन गेम एक ऐसा तरीका था जिससे चीनी युवा बाहरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकते थे। तियानमेन स्क्वायर नरसंहार टाइप करके आप चीनी खिलाड़ियों को सर्वर से कैसे बूट कर सकते हैं, इसके बारे में 1 लाख मीम्स है। बेशक,
एक और बड़ा कारण है कि पार्टी इन नए गेमिंग नियमों को आगे बढ़ा रही है। मैं आपको बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वापसी पर स्वागत है। तो जाहिर है, कम्युनिस्ट पार्टी गेमिंग प्रतिबंधों को आगे बढ़ा रही है क्योंकि वह चीन के युवाओं की भलाई के बारे में गहराई से परवाह करती है। और उनकी भलाई की परवाह से मेरा मतलब है कि पार्टी संभावित रूप से राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों के समूह पर निगरानी रखने के तरीकों को बढ़ाने की परवाह करती है। लेकिन इसके अलावा ये चीन में बड़ी तकनीक पर चल रही कार्रवाई के बारे में भी है। एक हफ्ते में $500 ट्रिलियन का सफाया हो गया। चीन के युवाओं की तरह पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ये बड़े निगम पार्टी के प्रति वफादार हों। प्रतिबंध वैश्विक गेमिंग उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है जो दुनिया के सबसे आकर्षक बाजार में लाखों युवा खिलाड़ियों को पूरा करता है। खैर, बॉडी ब्लो इतना नहीं है जितना कि फॉरवर्ड डाउन फॉरवर्ड वाई ट्रू गेमर्स को पता होगा। गेमिंग कंपनियां हाल के हफ्तों में बढ़ पड़ रही हैं क्योंकि राज्य मीडिया ने युवा लोगों में गेमिंग की लत की आलोचना की है। वे किनारे पर थे क्योंकि इस तरह चीन में चीजें की जाती हैं। राज्य द्वारा संचालित मीडिया किसी व्यक्ति या चीज की आलोचना करना शुरू कर देगा और हर कोई जानता है कि जल्दी या बाद में उस व्यक्ति या चीज पर आधिकारिक रूप से हमला किया जाएगा। इस मामले में पिछले महीने राज्य के मीडिया हमलों की शुरुआत हुई थी। सिन्हुआ के स्वामित्व वाले एक पेपर में कहा गया है, समाज ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले नुकसान को पहचानने लगा है और इसे अक्सर दिमाग के लिए अफीम ये इलेक्ट्रॉनिक ड्रग्स के रूप में जाना जाता है। इसने विशेष रूप से टेंसेंट और उनके सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन गेमों में से ऑनर ऑफ किंग्स को बुलाया। ये टेंसेंट के लिए अच्छा नहीं था क्योंकि हर कोई जानता था कि क्या आ रहा है। टेंसेंट ने इस महीने की शुरुआत में अपनी स्वयं की स्क्रीन समय सीमा की घोषणा करते हुए कार्रवाई से आगे निकलने की कोशिश की। यह विशेष रूप से ऑनर ऑफ किंग्स पर लागू होता है। टेंसेंट के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ये नियामकों के साथ काम कर रहा था ताकि उन तरीकों का पता लगाया जा सके जिसमें गेमिंग पर नाबालिगों द्वारा खर्च किए जाने वाले कुल समय को उद्योग में सभी खिताबों पर रखा जा सकता है। जाहिर है कि इसने टेंसेंट को नियामकीय कार्रवाई से बचाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ब्लैक रॉक जैसी निवेश फर्मों के सभी प्रोत्साहनों के लिए धन्यवाद। कई पश्चिमी कंपनियां और लोग अब चीन और चीनी कंपनियों में भारी निवेश कर रहे हैं। इसलिए चीन में नियामकीय कार्रवाई ने दुनिया भर के निवेशकों को प्रभावित किया। एम्स्टर्डम सूचीबद्ध तकनीकी निवेश कंपनी प्रोसेस में शेयर, जिसकी चीनी सोशल मीडिया और वीडियो गेम समूह टेंसेंट में 29% हिस्सेदारी है, 1.45% नीचे थे। यूरोपीय ऑनलाइन वीडियो गेमिंग स्टॉक यूबीसॉफ्ट और एम्ब्रेसर ग्रुप प्रत्येक 2% से अधिक गिर गए। हम मुझे आश्चर्य है कि क्या ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विदेशी निवेशकों को पेश करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। नहीं, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। मेरा मतलब है, ब्लैक रॉक के अनुसार अब चीन में अपने निवेश को 3 गुना करने का समय है। और अब मेरे लिए चाइना अनसेंसर्ड की 50 सेंट आर्मी के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय है। जो प्रशंसक हमारा समर्थन करते हैं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में सच्चाई को उजागर करने के हमारे प्रयासों, क्राउड फंडिंग वेबसाइट पैट्रियन के माध्यम से और हमारी नई सदस्यता लोकल्स के माध्यम से योगदान करते हैं। एडम बिलमैन पूछते हैं, चीन की मुख्य भूमि के तट पर 2 द्वीप हैं जिन्हें किनमेन और मात्सु कहा जाता है, जिन्हें वर्तमान में ताइवान के नियंत्रण में माना जाता है। हालांकि इस बात को लेकर विवाद है कि क्या ताइवान के स्वतंत्र होने का फैसला करने पर यह ताइवान के नियंत्रण में रहना चाहिए। इस विवाद के कारण क्या हुआ और क्या ताइवान के लिए इस भूमि को स्वतंत्रता के लिए देने का कोई मतलब नहीं है। दिलचस्प सवाल एडम। तो हाँ, ताइवान देश केवल ताइवान का मुख्य द्वीप नहीं है, किनमेन, मात्सु और पेंगू के द्वीप भी हैं। हम वास्तव में कुछ साल पहले किनमेन द्वीप गए थे और एक लोहार से मिला जो पुराने बनों से चाकुओं का निर्माण करता है। चीन ने द्वीप पर हमला किया। अब ये द्वीप चीन के करीब है और हमें पता चला कि जब हम किनमेन में थे तो चीनी पर्यटक इस द्वीप पर बहुत बार आते थे। ये चीन से केवल 30 मिनट की नौका की सवारी है। वहाँ एक पूरा उद्योग है जो चीनी पर्यटकों के लिए खान पान करता है। यहाँ तक कि मुख्य भूमि चीन के लिए एक पुल बनाने की भी बात हुई थी और यह चीन की रणनीति का हिस्सा है। कम्युनिस्ट पार्टी ने वास्तव में किनमेन और मात्सु पर आक्रमण करने की कोशिश की 2 बार। वह पहला और दूसरा ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस था, लेकिन अमेरिकी समर्थन और उनकी अपनी अक्षमता के कारण कम्युनिस्ट पार्टी विफल रही। इसलिए इसके बजाय चीनी शासन आर्थिक आक्रमण का उपयोग कर रहा है, ताइवान में सरकार की दूर की सीट के बजाय चीन को धन प्राप्त करने की जगह की तरह बनाना। और ऐसे संकेत हैं कि ये काम कर रहा है। यदि ताइवान को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा करनी होती है
तो यहाँ रहने वाले लोग चीन के साथ अपरिहार्य संघर्ष और आत्मसमर्पण से बचना पसंद कर सकते हैं। लेकिन वहां बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनसे हम मिले हैं जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं और इसके क्रूर शासन के अधीन रहने से नफरत करते हैं। लेकिन ताइवान का आधिकारिक रुख ये है कि ये पहले से ही स्वतंत्र है, इसलिए इसे आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसी कोई वास्तविक स्थिति नहीं है जहां ये इन द्वीपों को स्वतंत्रता के लिए छोड़ दे। एडम, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। पैट्रियन और लोकल्स पर चाइना समर्थन करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बिना ये शो नहीं कर सकते थे। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया के सामने बेनकाब करने की लड़ाई में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप शामिल होने में रुचि रखते हैं तो patreon.com/China Uncensored या ChinaUncensored.locals.com पर जाएं। शो में मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने का मौका देने सहित आपको कई शानदार फायदे मिलेंगे। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। अगली बार मिलते हैं।